elliptical path. So basically अभी तक हमने प्लैनेट और सैटेलाइट सिस्टम में ये मान के क्वेश्चंस किए थे कि जो सैटेलाइट है वो प्लैनेट के अक्रॉस सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है, बट इन रियलिटी वो ऑर्बिट सर्कुलर नहीं होती, वो कैसी होती है? एलिप्टिकल। इसको बना लेते हैं, तो मैं आपको कुछ कुछ इसमें बातें बताता हूं। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी? अरे बोलो, मेजर एक्सिस। और ये क्या हो गई? माइनर एक्सिस। दिस डिस्टेंस इज सेमी माइनर एक्सिस और ये सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, इलिप्स की जनरल इक्वेशन क्या बताई थी? ठीक है, खैर। सो इन रियलिटी सैटेलाइट इलेक्ट्रिकल पाथ में घूमता है और प्लैनेट कहां होता है? फोकस में। ए कॉमा से MP mass of planet. So this is your planet and this is your सैटेलाइट। बोलो कोई तकलीफ? ठीक है, तो सैटेलाइट रियलिटी में किस ऑर्बिट में घूमता है? एलिप्टिकल ऑर्बिट में। और प्लैनेट कहां होता है? फोकस पे। ये सब बातें अपन पढ़ेंगे केपलर्स लॉ में, जो भी अपन पढ़ने वाले हैं केपलर्स लॉ। ठीक है, पर एलिप्स में आने से, मतलब एलिप्स में आता है, ठीक है, ये तो कहानी अपन केपलर्स लॉ में पढ़ेंगे, बट एलिप्स में आने से फर्क क्या क्या पड़ जाता है उस पर गौर करो। पहली चीज, सैटेलाइट, इस पे अंदर की तरफ फोर्स लगी Gm1m2 बाय r स्क्वायर और बाहर की तरफ फोर्स लगी mv स्क्वायर बाय r। दोनों फोर्सेस को हमने बैलेंस किया इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। और इस इक्वेशन पे हमने दुनिया भर के सवाल देखे थे। देखे थे? क्या ये इक्वेशन यहां में लगा सकता हूं? क्योंकि अब ये कहानी सर्कुलर, मतलब रियलिटी में ये इक्वेशन नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? उसका लॉजिक समझ लो। ये किसके लिए वैलिड है? सर्कुलर मोशन का। अरे यहां रेडियस क्या लोगे? क्या रेडियस लोगे? अगर यहां पे ये रेडियस, यहां क्या रेडियस लोगे? रेडियस है ही नहीं, ये तो इलिप्स है। इसलिए ये इक्वेशन रियलिटी में लगती। कुछ बात समझ में आई? पक्की बात? अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं क्या? कि वो भी नहीं लगा सकता? बोलो। एनर्जी कंजर्वेशन पर लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट और प्लैनेट में अभी भी फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो देख, मैं लिख सकता हूं, अगर इसको मैं बोलूं डिस्टेंस r1 और इसको मैं बोलूं डिस्टेंस
R2 जो हमें पता है कितना होता है A 1 प्लस E, और ये कितना होता है A 1 माइनस E। तो मैं लिख सकता हूं माइनस G MP/ms अपॉन R1 प्लस हाफ ms V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस G MP/ms अपॉन R2 प्लस हाफ ms V2 स्क्वायर, वेयर यहां पे वेलोसिटी है V1 और यहां पे कितनी है V2, एनर्जी कंजर्वेशन ये लगा सकते हैं। कुछ बात समझ आई? अरे पक्की बात, एक चीज और लगा सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एलिप्टिकल पाथ में आप ये भी लगा सकते हो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा समझो प्लैनेट यहां पे विद वेलोसिटी v3, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? m r क्रॉस v। कुछ याद है कहानी? सो दिस विल बिकम माय r वेक्टर mr क्रॉस v। मतलब यहां पे जब था तो बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम था, यहां पे जब है तो बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है, यहां पे जब है तो बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है, इट विल रिमेन कंजर्व। क्यों कंजर्व? नेट टॉर्क इज 0 ऑन द सिस्टम। कुछ बात समझ में आई? सो एलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, ये भी केपलर्स लॉ में हम देखेंगे। बट अगर सवाल सर्कुलर पे ना आके एलिप्टिकल पाथ पे आएगा, तब आपकी जो इक्वेशंस बनेंगी वो इन दोनों से बनेगी, एनर्जी कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। और इसमें मैथ्स थोड़ा सा घुस जाता है क्योंकि अब ये R1 और R2 की वैल्यू ये हो जाएगी। अब एसेंट्रिसिटी रखोगे, E की वैल्यू निकालोगे, फिर ये निकालोगे एंड सो ऑन, फिर इस पे सवाल बनता है। बात समझ आई? अच्छा, तुम कह रहे थे तुम्हें एपोजी पेरिजी नहीं पता। अगर यहां प्लैनेट है, अगर यहां, तो इस पूरे पाथ में सैटेलाइट इस प्लैनेट के सबसे पास किस पोजीशन पे हो सकता है? इस पोजीशन। दिस इज आर मिनिमम एंड दिस विल बी आर मैक्सिमम। सो इस पोजीशन पे जब सैटेलाइट होता है, हम इसे बोलते हैं पेरिजी, और इस पोजीशन पे जब सैटेलाइट होता है तो हम इसे बोलते हैं एपोजी। इसको याद मैंने कैसे किया था? P मतलब पास, पास मतलब पेरिजी। तो जब सैटेलाइट प्लैनेट के पास होगा इट इज सेड टू बी पेरिजी, और जब प्लैनेट सैटेलाइट से दूर होगा सैटेलाइट इज सेड टू बी इन एपोजी, पोजीशन का नाम है।
डन। हो गया। हेडिंग डालो केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉज एक्चुअली में लॉज नहीं है, थ्योरीज हैं क्योंकि इनके प्रूफ हैं, बट ठीक है। केपलर्स लॉ देखो, फर्स्ट केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ ये पढ़े तुमने 9th 10th में, मैंने बुक में देखे थे। यस और नो? क्या बात कर रहे हो यार, केपलर्स लॉ नहीं पढ़े 9th में? केपलर्स लॉ फर्स्ट लॉ देखो, केपलर्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट Kepler's first law states that all planets Kepler's first law states that all planets revolve around the sun. Kepler's first law states that all planets revolve around the sun in elliptical path, with sun at one of the foci, with sun at one of the foci, FOC डबल है। बेसिकली सिंगल पॉइंट को फोकस बोलते हैं, दो पॉइंट को मतलब प्लूरल वर्ड इज फोकाई। ठीक है, तो ये केपलर का फर्स्ट लॉ है। केपलर का फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल है, वो बोलता है कि सारे प्लैनेट्स इलिप्टिकल पाथ में ट्रैवल करते हैं, जिसमें से सन कहां पे है, किसी भी एक फोकाई पे है। ऐसा नहीं सेट नहीं कि यहां पे है वहां है, किसी एक फोकाई पे है, बट है फोकस पे, एंड इवेंचुअली द प्लैनेट्स इज मूविंग इन इलिप्टिकल पाथ। फेयर इनफ। देखो केपलर्स सेकंड लॉ, केपलर्स सेकंड लॉ, इस पे सवाल आ चुके हैं एक दो थियोरेटिकल, देखो कैसे। केपलर्स सेकंड लॉ, ऐसा समझो, ध्यान से सुनना, मान लो अपना यहां पे अपना प्लैनेट है, एंड लेट अस से सैटेलाइट। ठीक, सो लेट अस से सैटेलाइट किसी भी dt टाइम में टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, किसी भी dt टाइम इंटरवल में यहां पहुंच गई। सो इसने डिस्टेंस क्या ट्रैवल करी, vdt। ये मैं स्ट्रेट डिस्टेंस कैसे ले सकता हूं एलिप्स में, क्योंकि dt टाइम इंटरवल बहुत छोटा है। अरे कुछ बात समझ गई? तो मैंने इस डिस्टेंस को क्या ले लिया, vdt। कुछ बात समझ में आई? अरे पक्का? इस ट्राइंगल को मुझे ना एक्चुअली ये एरिया कैलकुलेट करनी है, ये एरिया। सो इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, इसको अपन यहां बनाते हैं। दिस इज
अरे ठीक है, फेयर ना। इसको मैं बोल देता हूं कि प्लैनेट से दिस इज P एंड दिस इज S। प्लैनेट से सैटेलाइट की दूरी है लेट अस से एट r डिस्टेंस, फेयर इनफ। सो r और सैटेलाइट मतलब वेलोसिटी, r और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है? थीटा। सो ये एंगल कितना हुआ? 180 माइनस थीटा, फेयर इनफ। अब इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल की एरिया क्या होती है? हाफ बेस इनटू हाइट, तो अपने को हाइट भी चाहिए, तो हाइट के लिए मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेट अस से h, फेयर इनफ। और इस ट्राइंगल में अगर तुम ऑब्जर्व करो तो साइन 180 माइनस थीटा is h upon vdt, perpendicular upon hypotenuse, fair enough. So sin theta is h by vdt, h is equals to vdt into sin theta. So देख मैंने उसकी एरिया क्या लिखी इस ट्राइंगल की, एरिया, एक्चुअली ये एरिया बहुत छोटी है तो मैंने इसको लिखा dA, छोटी सी एरिया, dt टाइम में जो एरिया आई दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। इसको हमने लिखा हाफ बेस को हमने लिखा एज इट इज r, और हाइट की जगह हमने लिखा v dt sin थीटा। dt को इधर नीचे ले लो, so dA by dt is equals to half rv sin theta। इसको मैंने लिख दिया r क्रॉस v, ऊपर मल्टीप्लाई किया मास ऑफ सैटेलाइट से और डिवाइड किया मास ऑफ सैटेलाइट से। सो इवेंचुअली मुझे क्या मिला? dA by dt is angular momentum upon mass of satellite, yes or no? अरे कुछ बात समझ में? क्या इलेक्ट्रिकल पाथ में अभी हमने बात करी कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है? अरे यस और नो? और क्या मास ऑफ सैटेलाइट भी एक कांस्टेंट टर्म है? इसका मतलब dA by dt is, ये केपलर का सेकंड लॉ है। ये प्रूफ तुम्हारे लिए किताबों में होता भी नहीं है, ऐसे मैंने टाइम पास के लिए तुम्हें ये बताने के लिए बता दिया कि लिटरली ये थ्योरी नहीं, ये थ्योरी है, लॉ नहीं है, इनके प्रूफ्स हैं, ठीक है। बट अपने को जो बात याद रखनी वो ये है कि केपलर का सेकंड लॉ है, एरिया स्वेप्ट इन पर्टिकुलर टाइम इज कांस्टेंट। सिंपल भाषा में केपलर साहब ने ये बोला, ध्यान सुनना, कि अगर सैटेलाइट यहां पे था 1 सेकेंड पे, टाइम इज इक्वल्स टू फर्स्ट सेकेंड, और यहां पहुंच गया टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड में, तो किसी भी एक सेकंड में जो एरिया स्वीप हो रही है वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब अगर ये एरिया 2 मीटर क्यूब है तो इतनी ही एरिया यहां पे भी आनी चाहिए। यहां पे अगर था 1 सेकेंड पे तो यहां पहुंच जाएगा 2 सेकेंड में, मतलब दिस एरिया हैज टू बी 2 मीटर क्यूब। ये जो एरिया है इट हैज टू बी कांस्टेंट, ये बोला था केपलर ने अपने सेकंड लॉ में। तो उसने बोला था कि एरिया स्वेप्ट इन पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कांस्टेंट, ठीक है। ये जो एरिया स्वीप हो रही है, अगर 10 सेकेंड में 10 मीटर क्यूब एरिया स्वीप हो रही है तो वो हर 10 सेकेंड में 10 मीटर क्यूब ही एरिया स्वीप करेगा। कुछ बात समझ में आई? इससे एक ऑब्जर्वेशन और निकल के आता है, अगर सेम एरिया स्वीप करनी है, अगर सेम एरिया स्वीप करनी है तो ध्यान से देखो, जब सैटेलाइट दूर होगा उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और जब सैटेलाइट पास होगा उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। कुछ बात समझ में आई? मतलब देखिए जो एरिया है ना, सपोज ऐसा समझो, ये जो एरिया है, ये अगर यहां पे स्वीप करनी है तो मैं ऐसे बनाऊंगा दिस, ये 2 मीटर का, यस और नो? तो 1 सेकंड में अगर यहां से यहां आ रहा है तो 1 सेकंड में यहां से यहां जा रहा है। मतलब जब प्लैनेट पास होता है सैटेलाइट के, सैटेलाइट तेज चलता है,
और जब सैटेलाइट दूर होती है उसकी स्पीड कम हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस लॉ। कुछ बात समझ गए? सेकेंड लॉ लिखो पहले। Kepler's second law states that area swept by a satellite on the planet in fixed interval of time is constant. In fixed interval of time is constant. अब ये लिखिए। Done? हो गया निखिल? देखो ऐसा समझो ये प्लैनेट यहां पे है इस फोकस पे, ठीक है, और सैटेलाइट एलिप्टिकल पाथ पे चल रही है। फेयर इनफ? लेट अस से यहां तक आने में सैटेलाइट को टाइम लगता है t1, ठीक है, और यहां से यहां तक आने में सैटेलाइट को टाइम लगता है t2। Then choose the correct option.
अभी डिस्कस क्यों कर रहे हो, दिमाग लगाओ ना। हाँ जी, हो गया? क्या बात है, आप तुम तो एकदम चीता बन गए। कितने लोग बोलते हैं ए बी? क्यों बी? अरे हाँ, T1 ज्यादा लग रहा है। क्यों ज्यादा लग रहा है? वही तो बोल रहा हूँ, ऊपर बनाया है इसलिए। हाँ, भीड़ के साथ चलेंगे हम। क्यों भी? सर क्योंकि प्लैनेट इस साइड है तो प्लैनेट के अराउंड सैटेलाइट जो होता है वो फास्ट स्पीड फास्ट होता है। क्यों भी? सर प्लैनेट का डिस्टेंस T2 से ज्यादा है, इसके लिए ठीक है, T1 बेसिकली यहां से जब आप एरिया निकालोगे, सो ये देखो, दिस इज एरिया A1 एंड दिस इज एरिया A2। कौन सी एरिया बड़ी है? ज्यादा एरिया ज्यादा टाइम, सिंपल बात, समझ आई? बोलो, T2 बड़ा कि T1? T2 ठीक है ना? इस टाइप के में कंपेयरिंग के सवाल आ जाते हैं अपने एरिया वेलोसिटीज पे। ठीक है, आपको दिमाग में रखना है कि सेम एरिया विल बी स्वेप्ट इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। फेयर इनफ? उदाहरण, इसके बाद हेडिंग डालो केप्लर्स थर्ड लॉ। केप्लर्स थर्ड लॉ, ये मिटा दूं क्या? हाँ हो गया? डन? केप्लर्स थर्ड लॉ, ये मैंने आपको एक दिन पहले जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कुछ बोला था केप्लर्स थर्ड लॉ पे बात करेंगे क्या? वो याद है अपन ने इक्वेशन लिखी थी G ms mp by r is equals to ms v square by r। यहां से t square is directly proportional to r क्यूब आया था। अरे कुछ याद है? ये केप्लर्स थर्ड लॉ है। एक्चुअली रेडियस नहीं होता है क्योंकि ये इलिप्टिकल पाथ है। इलिप्टिकल पाथ में रेडियस, इसलिए केप्लर का थर्ड लॉ रियलिटी में ये है, t square is directly proportional to a cube where a is सेमी मेजर एक्सिस। ये केप्लर्स थर्ड लॉ है। ठीक है, सो केप्लर्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट ये t क्या है? टाइम पीरियड। व्हाट इज दिस? टाइम पीरियड क्या होता है? एक रिवॉल्यूशन का टाइम, यहां से स्टार्ट होके वापस यहां पहुंचने में। ठीक है, तो केप्लर का थर्ड लॉ क्या बोलता है? टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। बात समझ में? यहाँ बीच में कुछ कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे भी कुछ कांस्टेंट आता था, रूट जीएमपी करके कुछ आता था, है ना?
बता दो Kepler's third law, t square is directly proportional to a cube.